हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है आसियान। आप जो यूनिट 6 देखेंगे उसमें सबसे लास्ट में एक तो आपको भारत की विदेशी व्यापार की नीतियां मिलेंगी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया, उसके अलावा G20 मिलेगा, शार्क मिलेगा और आसियान मिलेगा। आज का हमारा टॉपिक है आसियान। इसके पहले के जितने भी टॉपिक हैं, सार्क है, G20 है, फॉरेन पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी है, वो सारी चीजें हमने कवर कर ली हैं। अच्छा, आपने ये चीज सोची क्या कि हमारे जो इकोनॉमी वाले सेक्शन में आप देखेंगे कि जो हमारा इकोनॉमी वाला सेक्शन है वहां पे हमें कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पूछी गई हैं, जैसे कि आपका हो गया सार्क। वैसे सार्क को तो नहीं पूछना चाहिए था क्योंकि अब ये है ही नहीं इतना इंपॉर्टेंट, इसकी जगह पे बिम्स्टेक पूछ सकते थे, लेकिन ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे जैसा कि हो गया आपका G20, उसके अलावा हमारी विदेशी व्यापार की नीतियां इकोनॉमिक वाले सेक्शन में है, उसके अलावा है आपका आसियान, उसके अलावा है आपका आसियान। तो जब आप ये सारी चीजें पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये इंडिया के लिए, इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो हमारा मतलब निर्यात कितना ज्यादा से ज्यादा करेंगे, हम कितने अच्छे टाइज बना के रखेंगे अपने आसपास के देशों के साथ, जिससे वो आराम से हमारे यहाँ से सामान आने दे, हम उनके यहाँ से सामान मंगा सके, और बहुत सारी चीजें हैं। मतलब इकोनॉमिक के साथ साथ कॉपरेशन और दूसरी चीजों में भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए आप देखेंगे कि हमारी गवर्नमेंट, मोदी जी लगातार अलग अलग समिट्स में जाते रहते हैं, वहां बहुत सारे, अभी मैं आसियान में ही बताऊंगी कि उन्होंने कितने सारे अपने पॉइंट्स रखे हैं कि हमें इन इन चीजों पे काम करना चाहिए, जिससे वर्ल्ड लेवल पे इंडिया काफी आगे निकल कर आए और उसके डिसीजन जो है मायने रखे वर्ल्ड लेवल पे, और उसके साथ साथ ही हमारे इकोनॉमिक जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो भी होता रहे। इसीलिए आप देखेंगे कि ये सारे जो आपके पॉइंट है आसियान, G20, वो हमारे यूनिट 6 इकोनॉमी वाले सेक्शन में रखे गए हैं। साथ ही साथ आप ये भी देखिए कि G20 वाले मीटिंग्स जो है कहाँ हुई थी, इंदौर में हुई, भोपाल में हुई, और आप डिप्टी कलेक्टर बनने वाले हैं तो आपको पता होनी चाहिए इनकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारे गवर्नमेंट के लिए, और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारे इकोनॉमिक फैक्टर्स में, जिससे आप उस तरीके से काम कर पाए। इसीलिए आपको ये सारी चीजें बताई जा रही हैं, ठीक है। तो ये आपका रिलेशन हो गया कि हमारे सब्जेक्ट में ये क्यों ऐड है। फिर बात करते हैं आसियान की। इसके पहले हम सार्क देख चुके हैं, कब एस्टैब्लिश हुआ था, 1985 में। मैंने आपको बताया था कि जैसे ही इंदिरा गांधी जी की डेथ होती है उसके जस्ट बाद हमने एस्टैब्लिश किया था, ठीक है। तो ये आपको सबसे पहले तो कहाँ एस्टैब्लिश कब हुआ था, हेडक्वार्टर कहाँ है, उसके अलावा कितने मेंबर्स हैं, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है अच्छे से, है ना। आसियान के बारे में बात करते हैं। आसियान का जो फुल फॉर्म है वो है आपका साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एसोसिएशन है किसका, साउथ ईस्ट कंट्री का, ठीक है। साउथ ईस्ट जो एशिया की कंट्रीज हैं उनका एसोसिएशन है साउथ ईस्ट। जो हमारा सार्क था वो साउथ एशियन कंट्रीज का था, है ना, दक्षिण एशियाई कंट्री का, देशों का समूह था। ये आपके दक्षिण पूर्वी, जो आपके साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री है, दक्षिण पूर्वी एशिया की जो कंट्री है उनका ये समूह है। तो अगर हम मैप में देखना चाहें, मैप में ये देखिए पूरा का पूरा, अगर मैंने वर्ल्ड मैप नहीं लगाया है लेकिन आप ये याद रखिएगा कि इधर वाला पूरा अपना इंडिया इधर साइड है, म्यांमार से अपना लगा हुआ, इंडिया साउथ एशिया में आता है, मतलब आपका दक्षिण एशिया में आता है। फिर ये आपका थोड़ी इधर आ गया तो ये दक्षिण पूर्वी एशिया का भाग है पूरा का पूरा। तो ये आपकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं। इन सब ने मिलकर एक ग्रुप बनाया है, जैसे कि हमने मिलकर ग्रुप बनाया था सार्क, सेम ऐसे ही इन सब ने मिलकर एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है आसियान, ठीक है। तो ये हो गया आपका एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, तो यहाँ पे हो गया ये आपका आसियान, ठीक है। ए फॉर हो गया एसोसिएशन साउथ ईस्ट, ऐसी मतलब हो गया साउथ ईस्ट, ये हो गया आपका एशियन, ये हो गया आपका नेशन। एसोसिएशन हमने बनाया है साउथ ईस्ट एशियन नेशन का। सबसे पहले तो फुल फॉर्म याद रखिएगा, साउथ ईस्ट कंट्रीज हैं जिनका हमने एसोसिएशन बताया है। साउथ ईस्ट कहाँ की, एशिया की, तो साउथ ईस्ट एशिया, तो ये ऐसी ए निकल गया, एसोसिएशन पहले है, नेशन सबसे बाद में है, ठीक है। तो ये आपको पहले याद करना है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इंग्लिश में ही याद रखना है, हिंदी वालों को भी, क्योंकि ऑप्शन आपको ऐसे ही देगा, ठीक है। फिर बात करते हैं कि स्टैब्लिश कब हुआ था, तो स्टैब्लिश हुआ था 1967 में। 1967 में कहां पे हुआ था, बैंकॉक थाईलैंड में, जहां पे हमने साइन किया था
जितने भी आपके मेंबर कंट्रीज थे, तो स्टार्टिंग में 10 नहीं थे, स्टार्टिंग में आपके 5 ही थे। तो हमने वहां पे सबसे पहले हम बैंकॉक में मिले। उससे भी पहले आप देखेंगे कि एक होता था एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ पे ASA के नाम से था। यहाँ पे कौन कौन सी कंट्री थी आपकी? थाईलैंड थी, फिलीपींस थी और मलेशिया थी। तो यहाँ पे ये तीनों अपने पास पास की कंट्रीज थी। तो सबसे पहले ये ग्रुप बनाती हैं, 3 कंट्रीज आपकी ग्रुप बनाती हैं, थाईलैंड, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बनाती है आपका थाईलैंड, फिलीपींस और मलेशिया। अगर आपको मैप बहुत अच्छे से याद है तो आपको पता चल जाएगा कि हम थाईलैंड, उसके जस्ट नीचे मलेशिया और इधर फिलीपींस की बात करते हैं। ये तीनों सबसे पहले अपना एक ग्रुप बनाती हैं। फिर धीरे धीरे जो ग्रुप है वो बड़ा होता है, तो फिर हमारा बनता है क्या? आसियान, जो कि बना था 1967 में। 67 को याद करने का ऐसा कुछ है नहीं, बस आप कर सकते हैं कि जब हम 67 साल के हो जाते हैं, 67 साल के हो जाते हैं, तो आज के महंगाई के जमाने में हमारा आशिया जो है, हमारा जो घर है, हमारा आशियाना है, 67 साल में जाके बन पाता है। रिलेट कर सकते हैं इस गरीबी में हम, मतलब रिलेट करने के लिए ही है, इस गरीबी में हमारा जो आशियाना है वो 67 साल में जाके बन पाता है। मतलब हम 70 साल में सोचते हैं रिटायरमेंट का, तो 67 साल में हम अपना आशियाना ही बना पाते हैं प्रॉपर। आशियाना हो गया 67, 67 साल का, ठीक है। तो हम पहली बार हमने बनाया कहाँ था ये ग्रुप? ये बना था बैंकॉक, थाईलैंड में साइन किया था, जिसको हम बैंकॉक डिक्लेरेशन भी बोलते हैं या आसियान डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। जैसे आपका जब साइन होता है, जहां पे होता है तो उसके नाम से नाम दे दिया जाता है। बैंकॉक में हुआ था तो इसलिए हमने बैंकॉक डिक्लेरेशन नाम दिया। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 बैंकॉक थाईलैंड में हुई। बैंकॉक घोषणा उर्फ आसियान घोषणा पर हस्ताक्षर किया हमने, ठीक है। तो बैंकॉक में हुई थी, याद रखिएगा। बैंकॉक घूमने गए थे सारे के सारे आसियान कंट्री वाले, मतलब जितने भी हैं अभी उतने नहीं, कम ही गए थे। तो आसियान वाले इकट्ठा हुए बैंकॉक में, आओ घूमो फिरो, उसके बाद साइन कर लो। साइन क्या करनी थी हमें? बैंकॉक घोषणा, कि हम साथ में काम करेंगे मिलकर हर एक क्षेत्र में। तो यहाँ पे है, सबसे पहले याद रखिएगा 67 साल में हमने आशियाना अपना बनाया। तो आशियाना कहाँ बनाया? बैंकॉक में जाकर बनाया था, ठीक है। हमें बैंकॉक पसंद था तो हमने बैंकॉक में जाके अपना आशियाना बनाया 67 साल में, ठीक है। फिर ये आपका जो 8 अगस्त है, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि हमने 8 अगस्त को साइन किए थे बैंकॉक डिक्लेरेशन में, बैंकॉक घोषणा या आसियान घोषणा में। तो हम आसियान दिवस भी इसी दिन मनाते हैं, 8 अगस्त को, ठीक है। तो जब हमने आशियाना अपना बनाया बैंकॉक में, तो 8 लोगों को क्या लगा दी थी हमने? आग लगा दी थी। लोग कह रहे थे कि नहीं, अब आशियाना इंडिया में बनाइए, बैंकॉक में क्यों बना रहे हैं? तो हमने 8 लोगों को आग लगा दी। तो आशियाना जो है, आशियाना दिवस या आशियाना के चक्कर में हमने 8 लोगों को आग लगाई थी। अगस्त से हम हमेशा बनाते हैं आग, ठीक है। तो अगस्त से हो गया 8 लोगों को आग लगाई थी, क्योंकि हमारे आशियाने के चक्कर में पड़ गए थे, वो आशियाने के लिए मना कर रहे थे। हमने अपना आशियाना बनाया कहाँ पे? बैंकॉक में, याद रखिएगा। बैंकॉक डिक्लेरेशन कब बनाया था? जब हम 67 साल के हो गए थे, ठीक है। इसके पहले अपना कौन सा चल रहा था? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, ASA चल रहा था, ASA, ठीक है। इतना समझ में आया आपको? आगे देखते हैं कब इस्टेब्लिश हुआ। फिर उसके बाद ये देखिए कि डिक्लेरेशन बोला जाता है बैंकॉक डिक्लेरेशन, बैंकॉक घोषणा 8 अगस्त को हुआ था, इसलिए 8 अगस्त को हम आपका आसियान डे भी मनाते हैं। फिर देखते हैं कि फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन थे। स्टार्टिंग में जब बैंकॉक में मिले तो कौन कौन मिला था? तो इसमें इंडोनेशिया था, मलेशिया था, थाईलैंड था, सिंगापुर था, फिलीपींस था। देखिए ये 3 तो पहले भी थे आपके, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, ये तो पहले भी मिलकर अपना काम कर रहे थे। फिर 2 और शामिल होते हैं, आपका इंडोनेशिया शामिल होता है और सिंगापुर शामिल होता है। मैं आपको मैप में दिखाऊं, देखिए ये है आपका, यहाँ पे है, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये वाला जो एरिया है ये हो गया आपका थाईलैंड का, ये जस्ट नीचे, इसी केस से नीचे आएंगे तो ये हो गया आपका मलेशिया का, थाईलैंड, मलेशिया, और ये पूरा का पूरा यहाँ हो गया ये फिलीपींस। तो फिलीपींस, थाईलैंड, मलेशिया ये पहले भी काम कर रहे थे साउथ ईस्ट एशिया वाले में। फिर उसके बाद हुआ यहाँ पे आपको छुटकू सा मिलेगा सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर मिलेगा। तो सिंगापुर साथ साथ आपका ये इंडोनेशिया, ये इतना बड़ा जो है ये इंडोनेशिया, ये भी साथ में आ गए, तब आपका बनता है आसियान, ठीक है। आशियाने में फिर और लोग शामिल हो गए, आपका थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, इधर फिलीपींस हो गया, इधर इंडोनेशिया हो गया, और यहाँ पे छुटकू सा आपका सिंगापुर हो गया। तो जब इतने सारे मिल गए तब हमने जाके क्या बनाया? हमने बनाया एक आसियान 1967 में, ठीक है। तो टोटल कितनी कंट्रीज हो गई आपकी? 5। जो फाउंडिंग कंट्रीज हैं, फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज हैं, वो कितनी है? 5 है, याद रखिएगा। 5 ने मिलकर बनाया था 1967 में बैंकॉक डिक्लेरेशन,
8 अगस्त को साइन किया था, इसलिए हम 8 अगस्त को 8 लोगों को आग लगाई थी हमने, तो हम उस दिन आसियान दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये 3 समझ में आए, ये 5। फिर हमारे अदर मेंबर जो हैं अलग अलग टाइम पे ऐड हुए हैं। सीधी बात है, हमें वो याद नहीं रखना है कि कब कब ऐड हुए हैं, बस ये याद रखिएगा कि फिर कितने मेंबर ऐड हो गए। फिर हुआ आपका ब्रुनेई, है ना, ऐसे लिखते हैं ब्रुनेई, फिर हो गया वियतनाम, फिर हुआ लाओस, ठीक है, फिर हुआ म्यांमार और उसके अलावा कंबोडिया। तो ये 5 जो हैं ये बाद में ऐड हुए हैं। और अगर आपको मैप याद है तो ये बहुत आसान है आपको याद करने के लिए। यहां से चालू करेंगे, ये है आपका म्यांमार, फिर उसके बाद यहां जितनी भी कंट्रीज थी, वियतनाम था, कंबोडिया था, लाओस था, ये सब इकट्ठा हो गई। थाईलैंड, म्यांमार पहले से साथ में था, इंडोनेशिया पहले से साथ में था। फिर यहाँ पे आता है आपका ब्रुनेई, छुटकू सा ब्रुनेई है वो आ गया। यहाँ पे छोटा सा आपका सिंगापुर है देश, वो आ गया। तो ये यहाँ पे फिलीपींस था ही। तो ये पूरे जब इकट्ठा हो जाते हैं, इस साउथ ईस्ट के जितनी भी देश थे बड़े बड़े, वो सारे के बड़े छोटे इंपॉर्टेंट जितने भी थे सारे इकट्ठा होते हैं और बनाते हैं आपका आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, तो ये हो गया। अब सबसे पहले आपका ब्रुनेई चालू, ब्रुनेई मलेशिया के पास थोड़ा सा है वो ब्रुनेई देश, वो ऐड होता है। उसके बाद वियतनाम होता है, फिर लाओस और म्यांमार एक साथ होते हैं, फिर आपका कंबोडिया, याद रखिएगा, फिर कंबोडिया सबसे लास्ट में ऐड होता है। ठीक है, कंबोडिया। तो अब कंबोडिया का आप कैसे कर सकते हैं कि हम इसको बोल रहे थे कम, कंबोडिया को बोल रहे थे कम कम आ जाओ तुम भी आसियान में, लेकिन वो सबसे लास्ट में आता है कंबोडिया। ठीक है, सबसे पहले आपका है ब्रुनेई, ब्रू वाली जो कॉफी है, तो ब्रू कॉफी पीने आ जाता है आपका आसियान में ब्रुनेई। ठीक है, तो ब्रू कॉफी लेके आता है अपनी कि हम कॉफी पियेंगे आसियान में बैठ के, ब्रुनेई सबसे पहले ऐड होता है। और सबसे लास्ट में आता है कंबोडिया। उसको जब हम बहुत बुला रहे थे, कम भाई कम आ जाओ तुम भी साइन कर लो, तब आया कंबोडिया आपका। फिर लाओस और म्यांमार जो है वो दोनों साथ में आए थे, तो लाओस और म्यांमार, लाओस इधर साइड है और म्यांमार ऊपर, मतलब लाओस बीच में है बिल्कुल, आपको पता है लैंडलॉक्ड कंट्री है, और म्यांमार हमारा पड़ोसी। तो लाओस और म्यांमार एक साथ आते हैं। वियतनाम किसके साथ आता है, ब्रुनेई के बाद ब्रू कॉफी वॉफी लेके चला जाता है, तब आपका कौन जाता है, तेरे नाम, जो तेरे नाम है वो जाता है ब्रू जाने के बाद। ब्रुनेई अपना कॉफी लेके चला गया था ब्रू वाली, तब उसके बाद जाता है आपका तेरे नाम। तो ये मैं इसलिए बता रही हूं कि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं रहे कि सबसे पहले ब्रुनेई गया। मैप में देख लीजिए, ये आपका है छुटकू ब्रुनेई। ठीक है, सबसे पहले ब्रुनेई गया, उसके बाद यहाँ पे ये है वियतनाम, तो फिर वियतनाम गया, फिर आपका ये लाओस और ये म्यांमार, ये दोनों देखिए लाओस और म्यांमार ये दोनों ऐड होते हैं। लास्ट में ये होता है आपका कंबोडिया, जब हम उसको बोलते हैं कम भाई कम, तब जाके वो ऐड होता है। ठीक है, ये आपकी टोटल कितनी कंट्रीज हो गई, 10 कंट्रीज। तो याद रखना है आपके आसियान में कितनी कंट्रीज हैं, 10 हैं। ठीक है, टोटल मेंबर्स कितने हो गए, 10। 5 पहले थे, फाउंडिंग मेंबर्स थे, 5 हमने बाद में ऐड कर दिए, सबसे लास्ट में कंबोडिया ऐड किए हैं। ये पूरा आपका मैप था। फिर 2 ऑब्जर्वर हमारे स्टेट्स हैं, 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स पर्यवेक्षक राज्य भी हैं, जिसमें से है पापुआ न्यू गिनी और तिमोर लेस्ते। अब यहाँ पे आप मैप में देखेंगे ये वाला है पापुआ न्यू गिनी और तिमोर लेस्ते, ये लास्ट वाला पोर्शन जो है ये ऐड नहीं था, तो अभी ये ऐड नहीं है, हमने इनको पर्यवेक्षक बना रखा है। ठीक है, तो 2 नाम याद रखिएगा, पापुआ बहुत पाप कर रखे हैं इसने, तो पापुआ न्यू गिनी, और उसके अलावा तिमोर। ठीक है, तो तिमोर हो गया आपका, तिमोर और पापुआ ये दोनों ऑब्जर्वर है, पर्यवेक्षक हैं, ऐड नहीं है ना, मेंबर कंट्रीज नहीं है। फिर आपको हेडक्वार्टर याद रखना है, हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये है जकार्ता, इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया जकार्ता में हमने बना रखा है आसियान का हेडक्वार्टर। फिर इसका विजन, इसका जो आसियान का वो लाइन है वो क्या है, 1 विजन 1 आइडेंटिटी 1 कम्युनिटी, मतलब पूरे के पूरे जो देश हैं उनका एक विजन होना चाहिए, सबका एक आइडेंटिटी, कि भाई आप जैसे यूरोपियन यूनियन की एक आइडेंटिटी है, हम देशों की बात नहीं करते, एक आइडेंटिटी की बात करते हैं जिसका नाम हमने दे दिया यूरोपियन यूनियन। सेम ऐसे ही आसियान वर्क करता है कि हमारे जितने भी ये देश हैं हम कनेक्टेड हैं, तो हमें एक आइडेंटिटी की तरह देखना चाहिए, हम मतलब खुद को एक आइडेंटिटी की तरह प्रेजेंट करते हैं कि हम सारे एक हैं, एक कम्युनिटी, हमारी सारी जो कम्युनिटी है वो भी एक है। तो ये है उसका वाक्य। फिर सेक्रेटरी जनरल का नाम याद रखिएगा, 2023 में बने हैं आपके डॉक्टर काओ किम हॉर्न। तो काओ किम से काओ किम, एक तो किम कर सकते हैं, ठीक है, काओ किम, डॉक्टर काओ किम कहाँ के हैं, कंबोडिया के हैं। लास्ट में हमने क्योंकि कंबोडिया को बनाया था कि कम आ जाओ बेटा आ जाओ, तो कम
किसको बोल रहे थे, कंबोडिया को। तो फिर उन्हीं के हमने जो मेंबर हैं या उन्हीं के जो लोग हैं उनको हमने बना दिया सेक्रेटरी जनरल, आसियान के महासचिव। ठीक है, तो ये 2023 से 2028 तक रहेंगे आसियान के महासचिव। नाम क्या है, काओ किम। तो अब ये हॉर्न नहीं याद रखेंगे तो काओ किम से याद कर सकते हैं। आसियान, हमारे आसियान में हम आओ किम या काओ किम बुला रहे हैं। ठीक है, तो किम को बुला रहे हैं अपने आसियान में, आओ किम, काओ किम। इससे आप रिलेट कर सकते हैं आसियान का महासचिव, सेक्रेटरी जनरल, जो कि 2028 तक रहेंगे, काफी लंबे रहने वाले हैं। मुख्यालय हो गया आपका जकार्ता, इंडोनेशिया। फिर हो गया आपका सेक्रेटेरिएट। ठीक है, यहाँ पे आसियान सचिवालय की बात करें तो सचिवालय भी आपका जकार्ता में ही है। जकार्ता कहाँ पे, इंडोनेशिया, तो सचिवालय भी वहीं पे है, मुख्यालय भी वहीं पे है। फिर बात करते हैं कि जो आपकी चेयरमैनशिप होती है वो रोटेट करती है एनुअली, हर साल, बेस्ड ऑन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द इंग्लिश नेम्स ऑफ द मेंबर स्टेट्स। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो सदस्य राज्यों के अंग्रेजी नाम है, यहाँ पे आपका जैसे आ गया, जैसे म्यांमार आ गया, उसके अलावा जैसे आपका थाईलैंड आ गया, कंबोडिया आ गया, तो सी आपका दिख रहा है, सी सबसे पहले आएगा, फिर एम आएगा, फिर टी आएगा। तो जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है अंग्रेजी में, उसके हिसाब से हर साल क्या होती है, आपकी प्रेसिडेंशियलशिप जाती है। जिससे लड़ाई ना करे फालतू में कि हमें दे दो, हमें दे दो। हमने बता दिया कि जैसे जैसे तुम्हारा नाम आ रहा है इंग्लिश में, वैसे वैसे तुमको प्रेसिडेंशियलशिप मिल जाएगी। ठीक है, तुम अध्यक्ष बना हो जाओगे। तो ये ऐसे चलता है आसियान का जो चेयरमैनशिप है, प्रेसिडेंशियलशिप है वो। फिर बात करते हैं कि इनका जो मोटो है, मतलब ये पूरा का पूरा एम क्या लेकर चल रहे हैं। तो एम की बात करते हैं, आसियान का एम क्या है। सबसे पहले तो एम है एक्सीलरेट द इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट। हम सीधी बात है, अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जो मेन मुद्दे होते हैं कि हमें आर्थिक व्यवस्था को बढ़ाना है, आर्थिक विकास करना है, सामाजिक प्रगति करनी है, सारे के सारा समाज हमारा जो है एक साथ आगे बढ़े, साथ ही साथ सांस्कृतिक विकास भी करना है ना। वहाँ के लोग हमारे आए, हमारे लोग वहाँ के जाएं, तो सांस्कृतिक विकास भी उतना ही ज्यादा हो। उसके अलावा क्षेत्रीय शांति और स्थिरता, प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी। भाई हमारे पड़ोसी चीन जैसा नहीं कि हमला कर दे किसी भी टाइम, है ना, मुंह बना के बैठा रहे, एक तरफ पाकिस्तान एक तरफ चीन। तो हम क्या चाह रहे हैं कि रीजनल पीस बना रहे, कि कोई मतलब सबकी आपस में प्रेम भाव रहे, भाईचारा रहे। तो ये भी आसियान आस पड़ोस वाले ही देश हैं, तो आपस में पीस और स्टेबिलिटी की बात करते हैं कि हमेशा बढ़िया रीजनल पीस बना होना चाहिए, यहाँ पे क्षेत्रीय शांति बनी होनी चाहिए। फिर प्रमोट करते हैं एक्टिव कोलैबोरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस ऑन मैटर्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इन द इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, टेक्निकल, साइंटिफिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड्स। यहाँ पे हमें क्या करना है, कोलैबोरेशन किसमें चाहिए, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, वैज्ञानिक, प्रशासनिक क्षेत्रों में सामान्य हित के मामले पर सक्रिय सहयोग और पारस्परिक सहायता को प्रदान करना। अब इन सारी चीजों में मतलब मान लीजिए आपके यहाँ कोई अच्छी चीज हो रही है, कुछ अच्छी चीज आपने डेवलप कर ली, तो आप अपने भाई बंधु को भी दे, है ना, पड़ोसी देशों को भी दे। तो आसियान वाले क्या है, बिल्कुल भाई भाई की तरह रह रहे हैं। उन्होंने बोला कि आप कोई भी तकनीकी, वैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सारा जो है हम एक साथ करेंगे, एक साथ डेवलप करेंगे। आपके यहाँ कुछ डेवलप हो रहा है तो आप हमें भी बताओ, हमें भी सपोर्ट करो सारी चीजों में। तो हम क्या कर रहे हैं, पारस्परिक सहायता और सहयोग की भावना से आगे काम कर रहे हैं। जैसे आप देखेंगे कि इंडिया कोई भी चीज होती है तो फिर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो नेपाल को भी हेल्प करता है, भूटान को भी हेल्प करता है, बांग्लादेश को हेल्प करता है। तो ऐसे ही भाईचारे की बात करते हैं ये आसियान वाले। ठीक है, फिर नेक्स्ट हो गया आपका प्रोवाइड असिस्टेंट टू ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च फैसिलिटीज इन द एजुकेशनल, प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्फीयर। शैक्षिक, व्यावसायिक, तकनीकी और प्रशासनिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण और अनुसंधान सुविधाओं के रूप में एक दूसरे को सहायता प्रदान करना, कि आपके यहाँ कुछ अनुसंधान हो रहा है, आपके यहाँ कोई प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी है तो आप हमें भी हेल्प करिए। सारे के सारे आसियान वाले हैं वो एक साथ ग्रो करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया कि हम एजुकेशन में, हम प्रशासन में, कोई अनुसंधान रिसर्च वगैरह है उसमें हर चीज में एक दूसरे का साथ लेकर चल रहे हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर आप किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बात करोगे तो जो मेन मुद्दे होंगे वर्ल्ड लेवल पे वो सारे के सारे इसमें लिखे होंगे। उसके अलावा हमें क्या करना है, कोलैबोरेट करना है मोर इफेक्टिवली टू इनकरेज फर्दर ग्रोथ इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड सेक्टर। फिर हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ में भी जो हमारी कृषि है, उसके अलावा इंडस्ट्री है, उसके अलावा हमारा जो ट्रेड सेक्टर है, सब क्या हो बहुत ज्यादा हम उसको प्रमोट करें।
कृषि, उद्योग, व्यापार के क्षेत्र में और अधिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अधिक प्रभावी ढंग से हमें सहयोग करना है। जैसे अपना इंडिया क्या कर रहा है, आराम से उसने ऐसे मतलब टोल वोल बहुत ज्यादा लगा नहीं रखा है, नेपाल भेज देता है आराम से सामान, नेपाल से हमारे यहाँ आ जाता है। ऐसे भूटान के साथ भी कनेक्टिविटी अच्छी है। और उसके अलावा आप देखेंगे कि जैसे वहाँ के लोग हैं तो हमारा कल्चरल टाइज भी अच्छा है। सेम ऐसे आसियान वाले भी बोल रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ जो ट्रेड हो रहा है वो आराम से आया जाए, ऐसा नहीं कि आप ड्यूटी वगैरह बहुत ज़्यादा लगा रहे हो। एग्रीकल्चर में कोई चीज़ है तो आप हमें सपोर्ट करो, हम आपका सपोर्ट करें। सहयोग की भावना जो है वो होनी चाहिए सारे देशों के अंदर। ठीक है, तो ये सिंपल से पॉइंट थे, इतने आपको वैसे भी पता होने चाहिए कि क्या क्या चीज़ें, बड़े लेवल पे यही चीज़ें बात करेंगे, है ना। कल्चरल अच्छा हो, एक दूसरे के साथ आए जाएं, घूमे फिरें। और उसके अलावा जब इकोनॉमिक ग्रोथ की बात आए तो साथ में आगे बढ़े, रिसर्च की बात आए तो आप हमारी भी हेल्प करो, यही सारी चीजें। फिर फोरम की बात करते हैं। फोरम आपको एक मिलेगा, आसियान रीजनल फोरम। ये क्या है? इट वॉज लॉन्च इन 1993, 93 में लॉन्च किया गया था। इट इज अ 27 member multilateral grouping that was developed to facilitate cooperation on political and security issue to contribute to regional कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एंड प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी। आप देखेंगे कि यहाँ पे आसियान वालों ने क्या किया कि जो आसपास के देश बच रहे थे, आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, उधर अपना जापान, साउथ कोरिया, ये सारा हो गया, इंडिया को भी इंक्लूड कर लिया, तो उन्होंने क्या बनाया, एक रीजनल फोरम बनाया। चीन तो है ही मान लीजिए, रीजनल फोरम बनाया कब? 1993 में। और रीजनल फोरम क्यों बनाया? हमने 27 कंट्रीज को लिया, 27 सदस्यीय बहुपक्षीय समूह है। क्यों हमने मेन फोकस किया? कि हमने फोकस किया यहाँ पे कूटनीति और क्षेत्रीय विश्वास निर्माण, योगदान देने के लिए राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर सहयोग की सुविधा के लिए विकसित किया गया था। सुरक्षा भी थी, राजनीतिक सुविधा भी थी। जैसे मान लीजिए चीन ही है, आए दिन कुछ ना कुछ इशू करता रहता है। आपका जो साउथ चाइना सी वाला पोर्शन है, आपका जो दक्षिण सागर है, दक्षिणी चीन सागर, वहां पे कुछ ना कुछ मुद्दा होता रहता है। तो ये बनाया गया कि आपस में बैठ के सुलझा सकते हैं आपके जो राजनीतिक मुद्दे हैं, उसके अलावा सुरक्षा का जो मुद्दा है, वो सारी चीजें हम बैठ के आराम से भी सुलझा सकते हैं। इसके लिए भी आसियान ने रीजनल फोरम बनाया, जिससे कोई झगड़ा नहीं हो जाए, युद्ध नहीं हो जाए आने वाले टाइम पे, है ना। आसपास आप देख रहे हैं यूक्रेन रशिया का ही जैसे हो गया, तो ये सब बना के रख रहे हैं कि भाई लंबे टाइम तक हमें अगर चलाना है तो कोई भी अगर इशू आ रहा है तो आपस में बैठ के सॉल्व कर सकते हैं। तो जितने भी आसपास के कंट्रीज हैं उनको इकट्ठा करके हमने 27 लोगों का आसियान रीजनल फोरम बनाया है, ARF। ठीक है, तो ये 27 लोगों का है, याद रखिएगा। रीजनल जितना भी आसपास के रीजन थे, 27 कंट्रीज हैं आसियान रीजनल फोरम में। 1993 में बना था, 93 साल के जब हो गए थे तब हमें समझ में आया कि आसपास की 27 कंट्रीज को हमें एक साथ लेके चलना है अपने आसियाने में। ठीक है, फिर यहाँ पे है ASEAN+3। ASEAN+3 क्या है? 1997 में शुरू किया गया था। सलाहकार समूह आसियान के 10 सदस्य चीन, जापान, दक्षिण कोरिया को एक साथ लाता है। ये जो आपका ASEAN+3 है, इसमें कौन कौन है? आप मैप देखेंगे, मैप में मैंने सिर्फ आसियान का ही लगा रखा है। देखिए मैप देखेंगे तो यहाँ जस्ट ऊपर आपका ये चीन वाला पोर्शन आ गया। चीन के अलावा यहाँ पे आपको दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया मिलेगा। फिलीपींस के आपको ऊपर थोड़ा सा जाके जापान मिलेगा। तो हमने इस वाले इलाके को तो ले ही लिया था, ये बस बच रहे थे, तो हमने बोला कि भाई तुम भी आ जाओ। ठीक है, तो हमने ASEAN+3 बना लिया। यहाँ पे ASEAN+3 में कौन कौन है? तो ASEAN+3 में हमने रख दिया किसको किसको? चाइना को, जापान को और साउथ कोरिया को। आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया वाला वैसे भी अपना वो तो अलग ही रहता है, अलग दुनिया में। तो हमने 3 और देश ऐड कर दिया आपके ASEAN+3 में। ठीक है, और ये कब स्टार्ट हुआ था? ये 1997 में हुआ था। तो आसियान वाले पहले खुद धीरे धीरे इकट्ठा आए, है ना। पहले 3 लोग आए, फिर 5 लोग आए, फिर 10 लोग हो गए। फिर उसने क्या किया, और मेंबर्स को इकट्ठा करके एक रीजनल फोरम बना लिया 27 लोगों का। और 3 लोगों का 1997 में क्या किया उसने, 3 लोगों का बनाया और ऐड करके तो ASEAN+3 कर दिया कि जो आसपास के हैं देश उनको तो अपने साथ अलग से ले ही लो। तो चाइना, जापान और साउथ कोरिया, इनको अलग कर लिया। फिर आपको देखना है कि 2023 में कहाँ समिट हुआ था आसियान का? तो ये हुआ था इंडोनेशिया में। ठीक है, ये हुआ था इंडोनेशिया में। तो याद रखिएगा इंडोनेशिया में हुआ था आपका 2023 का समिट। अब 2024 में कहाँ होने वाला है? हर साल होता है ना, तो 2024 में होने वाला है आपका लाओस में। लाओस
2024 में होने वाला है लाओस में। और 24 ये लाओस का फुल फॉर्म जो है वो है लाओ पीडीआर। पीडीआर मतलब पीपल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, नाम में लगा होता है ना, चाइना का भी है, जैसे बहुत सारे कंट्रीज के नाम में लगा है, तो ऐसे ही लाओस का जो है वो है लाओ पीडीआर, पीपल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। आपको सिर्फ याद रखना है लाओस 2023 में हुआ था इंडोनेशिया में, 2024 में होगा लाओस में, ठीक है। फिर बात करते हैं एक और समिट की। जब आसियान वाला समिट होता है तो उसके साथ साथ एक और समिट होता है ईस्ट एशिया समिट। ईस्ट एशिया समिट कब हुआ था? 2005 में स्टार्ट हुआ था। पहला वाला 2005 में स्टार्ट हुआ था। टोटल 18 मेंबर्स है इसमें, तो आसियान में 10 हो गए, आसियान +3 हो गया। एक आपका रीजनल फोरम है जिसमें 27 हो गए, और ईस्ट एशिया जो है, ईस्ट एशिया मतलब आपका पूर्वी एशिया, पूर्वी एशिया में आपके 18 हैं। हम पूर्वी एशिया की तरफ घूमने जा सकते हैं जब हम 18 साल के हो जाएंगे। तो पूर्वी एशिया में हो गया आपके 18 कंट्रीज, जिसमें से 8 जो हैं वो 10 जो हैं एशियन कंट्रीज हैं, 8 जो हैं वो डायलॉग पार्टनर्स हैं। साथ में जो पार्टनर्स आ रहे हैं कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, रशिया, साउथ कोरिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। आप देख रहे हैं कि यूएसए को भी हमने ले लिया, वैसे है वो बहुत दूर, लेकिन हमने फिर भी ईस्ट एशिया समिट जो है आपका EAS जो है, IAS की जगह आपको सोचना है EAS। EAS में हमने 8 और मेंबर इंक्लूड कर दिए 10 आसियान कंट्रीज के साथ साथ, तो हो गया आपका ईस्ट एशिया समिट 10 आसियान कंट्रीज। साथ ही साथ आपका इसमें इंपॉर्टेंट सारे देश हैं, इसलिए याद रखिएगा कौन कौन से देश हैं। चीन है अपना, यूएस है अपना, इंडिया है अपना, ये याद हो गया। फिर ऑस्ट्रेलिया और उसका पड़ोसी न्यूजीलैंड, ये भी है। फिर साउथ कोरिया और जापान, ये दोनों भी हैं। और एक ऊपर वाला रशिया, जितने भी दुश्मन है यूएस, रशिया, चाइना, सब इकट्ठा आ रखे हैं यहाँ पे। तो यूएस, रशिया, चाइना, इंडिया, फिर जापान और साउथ कोरिया आसपास वाले, फिर आपके ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जो दूर दूर है वो वाले। तो सारे के सारे आपके 8 डायलॉग पार्टनर्स हैं, 10 आसियान की कंट्रीज हैं, ठीक है। ईस्ट एशिया समिट ये भी आपका होता है 2005 में पहली बार हेल्ड किया गया था, है ना। तो जब भी आसियान वाला होता है तो साथ ही साथ हम ईस्ट एशिया समिट भी ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, कि जिससे जो आपके आ रहे हैं कंट्रीज के अलग अलग देशों के प्रमुख, वो इसको भी अटेंड कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आसियान ने बहुत सारे लोगों को लपेटे में ले रखा है कि तुम भी आओ, तुम भी आओ, अच्छा मतलब बैठ के कुछ ना कुछ तो बात ही करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका, यहाँ पे 6 प्रायोरिटीज एरिया हैं, 6 एरिया पे हम काम करते हैं। एक तो एनवायरनमेंट एंड एनर्जी, सीधी बात है, क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज्यादा बढ़ रही है, तो एनवायरनमेंट और ग्रीन एनर्जी जैसे हो गया, तो इस पे बात करते हैं। एजुकेशन, शिक्षा पे बात करते हैं। फाइनेंस पे बात करते हैं। ग्लोबल हेल्थ इश्यूज, अभी कोरोना ही आ गया था तो आपको पता ही है, ग्लोबल हेल्थ इश्यूज डिस्कस करते हैं। पैंडेमिक डिजीजेस हो गया, जैसे कोरोना टाइप था आपका। नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट, आपको भी पता है कि जो आपका ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है उसकी वजह से बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर आते हैं, तो उसका जो मैनेजमेंट है उसके लिए सारे के सारे एक साथ बैठ के काम करेंगे। और आसियान की कनेक्टिविटी पे, कि भाई दूर दूर जो अपने इतने देश फैले हुए हैं, इनकी हमें कनेक्टिविटी भी बढ़ानी है। तो ये 6 जो मेन आपके क्या है पॉइंट है, प्रायोरिटीज एरिया है, किसके? ईस्ट एशियन समिट के, ईस्ट एशियन जो आपका समिट होता है उसके, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जो आपका पूर्वी एशिया है उसकी 6 चीजें हैं मेन, आसियान वाली अलग है। आसियान ने लेकिन अलग अलग लोगों को बुला बुला के अलग अलग ग्रुप भी बना रखे हैं। ईस्ट एशिया वाला 18 लोग, आसियान +3 अलग है, आसियान रीजनल फोरम वो अलग है ना, ये भी याद रखिएगा, जिसमें 27 लोग हैं। ये हो गया आपका आसियान इंडिया समिट। देखिए हमारे मोदी जी हैं, है ना, तो ये आसियान इंडिया समिट, और सिर्फ इंडिया के साथ नहीं करता आसियान, आसियान चाइना समिट, आसियान यूएस समिट, तो मतलब हर एक जो आपके हेड होते हैं सबको बुला के, ये जितने भी आपके आसियान वाले हैं वो बुलाते हैं अपने आशियाने में कि आओ आके बैठ के बात करते हैं। और फिर क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें डिस्कस करते हैं, चाहे वो एनर्जी के लिए हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी के लिए हो, चाहे वो आपके इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हो। तो मोदी जी भी जानते हैं कि ये चीजें बहुत जरूरी है हमारे देश के लिए, हम वहां ज्यादा से ज्यादा अपना एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमारे एक्सपोर्ट को काफी बढ़ावा देती हैं। जैसे कि आपको पता है, अगर वर्ल्ड में हम देखें सबसे ज्यादा पैसा किस चीज में आता है, तो वो आता है वेपन में। वेपन जब हम बेचते हैं, हथियार बेचते हैं, तो बहुत सारा पैसा आता है एक साथ। तो इंडिया ने भी सोचा कि भाई यूएस है आपका, जर्मनी, फ्रांस, ये तो बहुत टाइम से बेच रहे हैं, हम भी क्यों ना बेचना चालू करें। तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा ब्रह्मोस। ब्रह्मोस मिसाइल है हमारे पास, तो हम इनके पास गए, बढ़िया बातचीत करी, इनको अपने लपेटे में लिया और बताया कि आप खरीदो हमारा ब्रह्मोस, हम सस्ता भी दे देंगे, बहुत अच्छा है।
तो अब इनमें से कुछ कंट्रीज स्पेशली जैसे फिलीपींस वगैरह है वो इंटरेस्टेड हैं काफी ब्रह्मोस खरीदने में। तो ऐसा ही है, मतलब मोदी जी ऐसे ही नहीं घूम रहे हैं कहीं भी, वो अपना एक एजेंडा लेके जाते हैं कि भाई इस बार तो ब्रह्मोस चिपका के आना ही है इसको, है ना। और कोई भी ऑफेंसिव नहीं होगा, मैं सिर्फ ये आपको याद कराने और ऐसे बात करने की उससे बोल रही हूँ। ये सारी लैंग्वेज है ना, चिपकाना और ये सारी चीजें आप भी समझ रहे हैं कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। हमारे मोदी जी गए और उनके इतने ज्यादा टाइज की वजह से ही, इतना ज्यादा कनेक्टिविटी जो है, बार बार जाना, मिलना, उनसे बात करना, कम्युनिकेशन अच्छा रखना, इसकी वजह से ही है कि आपके आसियान देश जो हैं वो इंडिया के एक्सपोर्ट में काफी मदद कर रहे हैं, है ना। तो हम इनको ब्रह्मोस जो है वो मिसाइल बेच रहे हैं। तो इसलिए आपका आसियान इंडिया समिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2024 मतलब 23 में जैसे ही आपका आसियान समिट होता है, फिर उसके साथ ही साथ हमारा आसियान इंडिया समिट भी होता है वहीं जकार्ता में ही, ठीक है। यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गए थे 7 सितंबर 2023 जकार्ता में ही। ये 20वां आसियान इंडिया समिट था, सोचिए 20वां है, हम 20 बार मिल चुके हैं इनसे, 20वां आसियान इंडिया समिट। साथ ही साथ यहाँ पे 18वां नंबर का जो ईस्ट एशिया समिट चल रहा था, मोदी जी ने उसमें भी पार्टिसिपेट किया। आपको पता है इंडिया भी शामिल है ना 18 मेंबर्स में से, तो ये भी चल रहा था, उसमें भी पार्टिसिपेट किया। ये जकार्ता में ही चल रहा था। तो 2023 में हम आसियान इंडिया समिट में, फिर ईस्ट एशिया समिट, सब में पार्टिसिपेट गए मोदी जी, उन्होंने किया। फिर मोदी जी ने क्या किया, उन्होंने प्रेजेंट किया 12 पॉइंट का प्रपोजल। मैंने यहाँ पे मेन रखा है, जैसे कि यहाँ पे हमें एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाना है। आपको भी पता है चाइना भी कॉरिडोर के पीछे पड़ा है, इंडिया भी, मतलब जहां भी जाता है, जैसे G20 में ही, तो आपको G20 में उसने क्या किया, एक इंडिया, मिडिल ईस्ट और आपका यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बनाने की बात करी है। सेम ऐसे ही आसियान वाले में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमने क्या, यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया, फिर इंडिया, फिर वेस्ट एशिया और फिर यूरोप, मतलब हम इंडिया को साउथ ईस्ट एशिया से लेके फिर वेस्ट एशिया और यूरोप तक कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं, जिससे व्यापार बहुत अच्छा हो, टूरिज्म, पर्यटन बहुत अच्छा हो, हम यहाँ से चले वहां पहुंचे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीजें ऑफर्ड की इंडिया ने। उसके अलावा इंडिया डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि हम पेटीएम, आपका यूपीआई जो यूज कर रहे हैं, भीम पे जो यूज कर रहे हैं, तो कितना ज्यादा लेवल पे हमारे भारत में यूज हो रहा है यूपीआई वगैरह। तो हमने उनको भी बोला कि आप मतलब हमने ऑफर दिया कि आप यूज कर सकते हो इंडिया का पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, ठीक है। उसके अलावा ऑल्सो एम्फसाइज द नीड ऑफ कंप्लीट रिव्यू ऑफ एशियन इंडिया, आपका एफटीए क्या था, हमने पढ़ा है विदेशी व्यापार नीति में, यह है आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की हमने बात करी कि भाई जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसको कंप्लीट करो, जैसे हमारा और उनका मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चालू हो जाए। तो ये एफटीए की बात कर रहे हैं हम आसियान के साथ, ये याद रखिएगा, AITIGA, ये आपका नाम होगा आसियान और इंडिया के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का। मैंने बताया ना अलग अलग नाम होते हैं, तो इसका AITIGA होगा, ठीक है, AITGA, जो भी आप चाहें। फिर अनाउंस रिन्यूअल ऑफ सपोर्ट टू इकोनॉमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ आसियान एंड ईस्ट एशिया, अरिया जो है, इरिया या अरिया जो भी आप पढ़ना चाहें, तो इरिया में हमने अपना असिस्टेंट अनाउंस किया, फिर से हमने सपोर्ट किया अनाउंस, जो कि इकोनॉमिक और रिसर्च इंस्टीट्यूट है आसियान और ईस्ट एशिया का। क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी को आप जानते हैं, हर एक कॉलेज को सपोर्ट चाहिए होता है, तो हम फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमने क्या किया, रिन्यूअल ऑफ सपोर्ट टू इकोनॉमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ आसियान एंड ईस्ट एशिया, तो हम इसके लिए भी एजुकेशन और रिसर्च के लिए भी सपोर्ट कर रहे हैं। उसके अलावा हमने बोला एफटीए पे काम कर लेते हैं ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे काम कर लेते हैं। उसके अलावा इंटरनेशनल सोलर अलायंस हमने ही बनाया है, हम पूरे वर्ल्ड में बिल्कुल इसके लिए सपोर्ट ले रहे हैं सबका। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस CDRI, कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको पता है डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें तो हम क्या करें, डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आपका प्रतिरोधी बुनियादी, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा है, उसके लिए गठबंधन की बात कर रहे हैं। फिर लाइफ मिशन है आपका, मैंने आपको बताया कि लाइफ मिशन G20 में हमने लॉन्च किया था, तो लाइफ मिशन में हमने उनका सपोर्ट मांगा कि सपोर्ट करिए। उसके अलावा आपका OSOWOG, OSOWOG, वन सन वन वर्ड और वन ग्रिड, इस पर भी हम बात कर रहे हैं। तो आपको पता है कि ये भी हमारा ही, मोदी जी का ही प्लान है ना, वन अर्थ वन वर्ड वन ग्रिड की बात कर रहे हैं। उसके अलावा हम लाइफ की बात कर रहे हैं। उसके अलावा इंटरनेशनल सोलर अलायंस, CDRI, सारे के सारे हमारे ही कॉन्सेप्ट है, और हम वर्ल्ड लेवल पे क्या ले रहे हैं, इसके लिए सपोर्ट ले रहे हैं,
ठीक है, तो ये मोदी जी ने बात करी जब उन्होंने आसियान इंडिया समिट में पार्टिसिपेट किया लास्ट ईयर 2023 में। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे जब हमने आसियान के बारे में पढ़ा तो एक तो हमने देखा यहाँ पे हेडक्वार्टर स्टैब्लिशमेंट ईयर कब है ना, जकार्ता, ये हो गया आपका जकार्ता, ये हो गया 1967। फिर आपने देखा अलग अलग मेंबर्स है, इसका सचिवालय, सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है, सचिवालय, तो ये भी आपके कहाँ पे है, जकार्ता में ही है। फिर उसके अलावा हमने देखा मेंबर्स कितने हैं, तो शुरू में 5 थे प्लस फिर 5 हो गए। 2 ऑब्जर्वर हैं आपका पापुआ न्यू गिनी और ईस्ट तिमोर, उसके अलावा 2 ऑब्जर्वर, ठीक है, पर्यवेक्षक हैं। उसके अलावा आपके अलग अलग हैं, जैसे आसियान +3 है। ये याद रखिएगा कि आसियान ने अलग अलग लोगों के साथ कांटेक्ट बना रखा है कि तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम्हारे साथ एक ग्रुप बना लेंगे। आसियान +3 यहाँ पे चीन है, जापान है, साउथ कोरिया है। फिर आसियान के साथ एक हमने बना रखा है रीजनल, ARF रीजनल फोरम है, जिसमें कितने हैं, 27 लोग हैं। एक आपका ईस्ट एशिया समिट है जिसमें कि आपके 18 लोग हैं, है ना, USA भी है, चीन भी है, रशिया भी है, इंडिया भी है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सारे के सारे हैं। ये 18 लोग हो गए इसमें। इंडिया और आसियान का अलग से समिट होता है, वो इस बार का कौन सा था, 20th था। 2023 में कहाँ हुआ था, 2023 में कहाँ हुआ था आसियान समिट, ये हुआ था जकार्ता इंडोनेशिया में। 2024 में कहाँ होगा, तो याद रखिएगा 2024 में कहाँ होगा, लाओस में, लाओस PDR, ठीक है, तो लाओस में होगा। तो ये सारी चीजें मेन थी आसियान से संबंधित। आई होप आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आई होगी। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट या मैसेज करके बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।